अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। प्रायश्चित का होना या न होना महत्व रखता है और उसे साफ तौर पर समझना होगा। प्रायश्चित न होने का अर्थ ये नहीं होता है कि अपराध करने पर दंड नहीं मिलेगा। इसके विपरीत इसका अर्थ होता है कि अपराध अक्षम्य है और जिस अपराधी को एक बार जाति से निकाल दिया जाएगा उसका कभी भी पुनः उद्धार नहीं होगा। उसे पुनः कभी जाति में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रायश्चित होने का अर्थ है कि अपराध क्षम्य है। अपराधी प्रायश्चित कर सकता है और बहिष्कृत व्यक्ति जीत में पुनः शामिल हो सकता है। दो अपराधों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। वे है, एक, हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेना और दूसरा, दूसरी जाति अथवा धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेना। जाहिर है कि यदि इन अपराधों के लिए कोई व्यक्ति जाति से बाहर कर दिया जाता है तो वो सदा के लिए जाति से बाहर हो जाता है। जिन दो अपराधों के लिए कठोरतम प्रायश्चित का विधान है वे है, एक, किसी दूसरी जाति के व्यक्ति और किसी अहिंदू के साथ खान पान करना और दूसरा, जातीय व्यवसाय को छोड़कर कोई दूसरा व्यवसाय अपनाना। इन अपराधों के लिए दंड हल्का है या यूँ कहे कि प्रायः नाम मात्र का है। जाति के बुनियादी नियम क्या है और जाति का रूप स्वरूप क्या है, इस पहेली को बुझने का सर्वाधिक निश्चित अता पता प्रायश्चित संबंधी नियम देते हैं। जिन नियमों के उल्लंघन के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है उन्हें जाति की आत्मा कहा जाता है। जिन नियमों के उल्लंघन के लिए कठोरतम प्रायश्चित का विधान है उन्हें जाति का तन कहा जा सकता है। अतः बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि जाति के 4 बुनियादी नियम हैं। जाति की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि वो एक ऐसा समाज समूह है जिसकी हिंदू धर्म में आस्था हो और जो विवाह, खान पान और व्यवसाय संबंधी कतिपय नियमों से आबद्ध हो। इसमें एक और विशेष लक्षण जोड़ा जा सकता है, यानी वो ऐसा समाज समूह हो जिसका एक समान नाम हो। विवाह के संबंध में ये नियम है कि विवाह केवल अंतरजातीय होना चाहिए। विभिन्न जातियों के बीच विवाह नहीं हो सकते। ये वो सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक बुनियादी आधार है जिस पर जाति का समूचा ताना बाना और ढांचा टिका हुआ है। खान पान के संबंध में नियम है कि कोई व्यक्ति जाति से बाहर के किसी व्यक्ति से न तो भोजन ले सकता है न ही उसके साथ बैठकर भोजन कर सकता है। इसका अर्थ है कि जो लोग आपस में शादी कर सकते हैं केवल वे ही साथ बैठकर भोजन भी ले सकते हैं। जो आपस में शादी नहीं कर सकते वे एक दूसरे के साथ बैठकर भोजन नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जाति एक अंतरजातीय इकाई भी है और एक सांप्रदायिक इकाई भी। व्यवसाय के संबंध में नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति का परंपरागत व्यवसाय ही करेगा और यदि किसी जाति का कोई व्यवसाय नहीं है तो उसे अपने पिता का व्यवसाय करना होगा। जहाँ तक किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का संबंध है वो निश्चित और वंशानुगत होती है। वो स्थायी होती है क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसकी जाति की सामाजिक स्थिति के अनुसार होता है। वो वंशानुगत है क्योंकि हिंदू पर उसके माता पिता की जाति का ठप्पा लगा होता है। हिंदू अपनी सामाजिक स्थिति नहीं बदल सकता क्योंकि वो अपनी जाति नहीं बदल सकता। हिंदू जन्म से हिंदू होता है और मरने पर भी वो उसी जाति का रहता है जिसमें उसका जन्म हुआ था। अगर कोई हिंदू अपनी जाति से च्युत हो जाता है तो वो अपनी सामाजिक स्थिति से भी च्युत हो जाता है। वो नई या कोई बेहतर अथवा भिन्न सामाजिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। जाति के संबंध में एक समान नाम का क्या महत्व है? इसका महत्व स्पष्ट हो जाएगा यदि हम 2 प्रश्न करें। वे अति संगत भी हैं और जाति नामक इस संस्था का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका सही उत्तर जरूरी है। समाज में वर्ग या तो संगठित होते हैं या फिर असंगठित होते हैं। जब वर्ग की सदस्यता और वर्ग में शामिल होने या उनसे अलग होने की प्रक्रिया निश्चित सामाजिक नियम बन जाती है और वर्ग के अन्य सदस्यों के संदर्भ में उसमें कतिपय कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों का समावेश हो जाता है तो वर्ग एक संगठित वर्ग बन जाता है। प्रत्येक वर्ग एक स्वैच्छिक वर्ग होता है और उसमें जब सदस्य शामिल होते हैं
तो उन्हें इस बात का पूरा पूरा ज्ञान होता है कि वे क्या कर रहे हैं और संगठन के लक्ष्य क्या है। दूसरी ओर ऐसे वर्ग होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति शामिल हो तो जाता है पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं करता और ऐसे सामाजिक विनियमों तथा परंपराओं का दास हो जाता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार जाति एक अति संगठित सामाजिक वर्गीकरण है। ये कोई असंगठित अथवा हल्का फुल्का निकाय नहीं है। इस प्रकार जाति कोई ऐसा वर्गीकरण नहीं है जो स्वेच्छाश्रित हो। हिंदुओं में व्यक्ति जाति में जन्म लेता है और मरने पर भी उसी जाति का बना रहता है। ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसकी कोई जाति न हो, जाति से उसका कोई छुटकारा नहीं। जन्म से मृत्यु तक जाति से बंधे रहने के कारण वो अपनी जाति के ऐसे नियमों तथा रूढ़ियों के अधीन रहता है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रत्येक जाति के लिए अलग नाम होने का महत्व ये है कि उसके कारण जाति एक संगठित और अनिवार्य वर्ग बन जाती है। विशिष्ट नाम होने के कारण जाति एक निकाय बन जाती है, उसका स्थायी अस्तित्व हो जाता है और वो एक स्वतंत्र इकाई हो जाती है। जिन विद्वानों ने जाति पर लिखा पढ़ा है उन्होंने जातियों के अपने अपने नामों के महत्व को भली भांति हृदयंगम नहीं किया है। इस प्रकार उन्होंने जाति पर आधारित उन सामाजिक वर्गों के एक अति विशिष्ट लक्षण को नज़रअंदाज कर दिया है। इस प्रकार के सामाजिक वर्ग हर समाज में है और उनका होना अस्वाभाविक नहीं। बहुत से देशों के विभिन्न सामाजिक वर्गों की तुलना भारत की विभिन्न जातियों से की जा सकती है और उन्हें समकक्ष कहा जा सकता है। कुम्हार, धोबी, विद्वान जैसे सामाजिक वर्ग सर्वत्र पाए जाते हैं, लेकिन अन्य देशों में वे असंगठित तथा स्वैच्छिक वर्ग हैं, जबकि भारत में वे संगठित और अनिवार्य बन गए हैं। उन्होंने जातियों का रूप ले लिया है। अन्य देशों में समाज के वर्गों को विशिष्ट नाम नहीं दिया गया, जबकि भारत में ऐसा किया गया है। जाति पर नाम की जो मोहर लगा दी गई है वो उसे स्थिरता, निरंतरता और विशिष्टता प्रदान करती है। नाम ही ये स्पष्ट करता है कि कौन लोग उसके सदस्य हैं और अधिकांशतः जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है वो अपने नाम के आगे अपने जाति का नाम जोड़ता है। विशिष्ट नाम होने के कारण किसी जाति के लिए अपने नियमों का सिक्का चलाना आसान हो जाता है। ये काम दो प्रकार से सरल हो जाते हैं। एक तो ये कि उपनाम के रूप में जाति का नाम आगे लगे होने से वो किसी अन्य जाति को नहीं अपना सकता और जाति के घेरे में बंधा रहता है। दूसरे, इससे अपराधी और उसकी जाति को पहचानने में और जाति के नियमों को तोड़ने के लिए आसानी से पहचान कर दंडित करने में आसानी होती है। यह है जाति का अर्थ। अब जाति व्यवस्था के बारे में कहूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि विभिन्न जातियों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाए। जाति समूह की दृष्टि से देखा जाए तो जाति व्यवस्था ऐसे अनेक खास लक्षण प्रस्तुत करती है जो तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। सर्वप्रथम तो ये कि विभिन्न जातियों के बीच वो अपनी संबंध नहीं होता जो तुरंत ध्यान आकर्षित करते हैं। सर्वप्रथम तो ये कि विभिन्न जातियों के बीच वो आपसी संबंध नहीं होता जो व्यवस्था का आधार होता है। हर जाति अलग व थलग है। अपने आंतरिक मामलों को निपटाने तथा जातीय विनियमों को लागू करने में वो स्वाधीन और संप्रभु है। जातियाँ परस्पर रहती है पर वे एक दूसरे में प्रवेश नहीं करती। दूसरा लक्षण एक जाति के संदर्भ में दूसरी जाति के अनुक्रम से संबंधित है। ये अनुक्रम सम स्तर का नहीं, ऊपर नीचे का है। हम कह सकते हैं कि जातियों का दर्जा समान नहीं है, उनका दर्जा असमानता पर आधारित है। एक जाति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची अथवा नीची है। कोई जाति सर्वोच्च है तो कोई सबसे नीची है। फिर इनके बीच की जातियां हैं, उनमें भी कोई किसी से ऊंची और किसी से नीची है। इस प्रकार जाति व्यवस्था में एक अनुक्रम है, उसमें सर्वोच्च और निम्नतम को छोड़कर हर जाति दूसरी जाति से ऊंची और बड़ी है।